नमस्कार, स्वागत है आपका एनकाउंटर में। सहयोगी योगेश शर्मा के साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मूर्धन्य राजनेता, कांग्रेस के थिंक टैंक, राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के समाजवादी चेहरे, राजस्थान के राजाखेड़ा से विधायक भी रह चुके, आज हमारे बीच हैं मोहन प्रकाश जी। मोहन जी, आप कांग्रेस के थिंक टैंक हैं, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस राष्ट्रीय परिदृश्य से क्षेत्रीय पार्टी की ओर अग्रसर है। अब अगर ऐसे ही हालात रहे तो अमित शाह ने जो कहा था वो बात सही हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त भारत। ऐसा है कि कांग्रेस कश्मीर से लेके और केरल तक कोई गांव नहीं है, कोई जगह नहीं है कि जहां पर कि उसकी उपस्थिति न हो। और जो ये बन रहे हैं 30 मार खां कि कांग्रेस मुक्त, रुक जाइए, अभी इनका मालूम पड़ जाएगा। पहले ही बार इनको सत्ता इस तरह से मिली है और मैं आपसे कहता हूँ 22 के बाद इस सरकार का इकबाल ख़त्म हो जाएगा। और ये बोलने वाले जो बोल रहे हैं कहाँ है बीजेपी? दूसरों के कंधे पर चढ़े हुए हैं और 30 मार खां बन रहे हैं। बताइए ना आप कि उत्तर प्रदेश है, बिहार में नीतीश कुमार के कंधे पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और मध्य प्रदेश में खरीदी हुई सरकार है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये है नहीं, और गुजरात में है, राजस्थान में सफाया हो गया है, और इसी तरीके से वहाँ पर हरियाणा में भी कंधे पर बैठे हुए हैं, फिर उसी तरीके से पंजाब में कहीं नहीं है। तो हैं कहाँ? साउथ में कहीं हैं, तमिलनाडु में कहीं हैं, केरल में कहीं हैं, आंध्रा में कहीं हैं। दूसरे के उस पर जो है दुल्हा बन रहे हैं, ये तो हमारी समझ की बात। बंगाल में कहीं है, बड़े भारी बनने गए थे वहाँ पर, और आसाम में भी जो है, और नॉर्थ ईस्ट की जो बात आप करते हैं, हमारी सरकार बनने दीजिए, आसाम के अलावा सारी सरकारें हमारे साथ हो जाएंगी। तो इसलिए ये इनका प्रचार तंत्र जरूर बड़ा है, लेकिन इनका आधार क्या है जो क्यों फिर ये बोलते कांग्रेस मुक्त भारत? इनको भाई सवाल ये है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, पहली बार मिल गया है इनको, बिल्ली के भाग से छीका टूटा है, और आपकी मालूम पड़ जाएगा इनको। और आप देखिएगा कि इस देश की जनता, ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है, इसको बता देगी कि असली भारत क्या है। मोहन प्रकाश जी, लेकिन ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ये एक ऐसे चेहरे डेवलप हुए हैं जो तीसरे विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो क्या नहीं लगता आपको क्या नहीं लगता कि पॉलिटिकल जो भूगोल है देश का, उस पर धीरे धीरे कांग्रेस सिमटेगी? कैसे सिमटेगी आप बताओ ना। ये तो राज्यों में स्थानीय दल हैं या प्रादेशिक दल हैं, ये तो रियलिटी है। अच्छा, जो पहले भी यूपीए बनी थी, यूपीए में भी तो हम सबके साथ थे, और यूपीए के जो सक्सेसफुल गवर्नेंस दिया इस देश को, वो इतिहास में लिखा जाएगा। जिस तरह सोशल सेक्टर को, जिस तरह से आम आदमी की जिंदगी में परिवर्तन लाने के कानून बने हैं, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में या राहुल जी के नेतृत्व में, ऐसा कोई भी सरकार 10 साल में नहीं कर सकती। क्योंकि बेसिक चीज जो खाने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, रोजगार का जो अधिकार है, वन अधिकार, जो आदिवासियों का जो अधिकार है, हर क्षेत्र में उनको कानून बना के अधिकार देने का काम किया। आपकी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष वो टीएमसी में शामिल हो जाती है, सवाल यह है, और धीरे धीरे आपकी पूरी बंगाल की यूनिट टीएमसी में चली जाती है। बहुत से स्थानीय कारण होते हैं। अब आप उन पर पूछ रहे हैं, जो अभी गई है महिला की, वो अब वहां पर बंगाली वोटर्स हैं। कहाँ? सिलचर में। सिलचर से वो हुआ करते थे। तो अब उनको लगा कि अगर टीएमसी खड़ी हो जाएगी तो हम हार जाएंगे। तो ठीक है, ये जोखिम उठाने का मुद्दा कुछ लोगों में कम हो गया होगा, और खासतौर से उन लोगों में कम हो गया जो बड़े बाप के बेटे बेटी थे। नहीं, ये जो नेता कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खुद पीएम बनने के ख्वाब देख रहे हो? देखिए, ख्वाब देखना किसी का भी राजनीति में गलत नहीं है, लेकिन ख्वाब को यथार्थ पर उतारना, रियलिटी पर उतारना भी तो एक चीज है। अब देखिए, गठबंधन की राजनीति को आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा दल होता है वही नेतृत्व करता है। मोहन प्रकाश जी, आखिर ठीक है, आपने ये बात की दूसरी पार्टियों की है या किस तरह से बीजेपी सवाल उठा रही है कांग्रेस पे, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात कर लें, आखिर राहुल गांधी अध्यक्ष पद क्यों नहीं संभाल रहे हैं? सबसे अहम सवाल ये है। सवाल ये भी होता है कि कहीं डर तो नहीं लग रहा कि आने वाले वक्त में होगा क्या, चुनाव में होगा क्या, और इस वजह से वो जिम्मेदारी संभालना नहीं चाहते? और अगर राहुल गांधी नहीं तो गैर गांधी क्यों नहीं? सुनिए,
आपको मालूम है कितने गांधीज अध्यक्ष हुए? बड़े तेजी से कह दिया जाता है। अरे भाई, गांधी में नेहरू जी हुए, कैसे साल जेल काटे? 9 साल 10 साल करीब जेल काटा है उन्होंने। मोदी जी, आपके गृह मंत्री ने तो दूसरे मामले में जेल काटा है, उन्होंने देश में लोकतंत्र लाने के लिए जेल काटा है। और दूसरे प्रधानमंत्री हुए हैं राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, इन दोनों ने इस देश के लिए शहादत दी है। ऐसे नहीं गांधी गांधी बन जाते हैं। और जहाँ तक उसका सवाल है राहुल जी का, राहुल जी ने तो अध्यक्ष थे, ठीक है ना, उससे दिया है। और आपकी बात पहुंचा दूंगा मैं कि अब आप अध्यक्ष हो जाइए। बिल्कुल, सवाल ही लोगों की सवाल ही रुक जाएंगे ना, जवाब मिल जाएगा। कह रहा हूँ अगर वो अध्यक्ष बन जाते लोगों की क्योंकि आज इस देश में जो तकलीफ है, दर्द है लोगों की, लाखों लोग जो मरे हैं, वो और जो बेरोजगार हो रहे हैं, वो ऐसा मानते हैं जो गरीब लोग हैं कि इस देश में सिर्फ राहुल गांधी है जो इन सवालों को उठा रहा है। और मैं ये समझता हूं कि जल्दी ही वो उसको पद को स्वीकार करें। यानी अध्यक्ष पद में रहते हुए आवाज तो वो उठा ही रहे हैं, अध्यक्ष पद में रहते हुए आवाज उठाएं तो शायद ज्यादा लोगों को उम्मीदें बढ़ नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं, आपकी बात से सहमत हैं और हमको लगता है कि वो उठाएंगे। मोहन प्रकाश जी, बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगता है तुष्टीकरण को लेकर। जब भी आरोप लगते हैं और अकलियत के वोटों की चिंता होती है, तब टेम्पल रन शुरू हो जाता है। मेजोरिटी वोट की चिंता कांग्रेस की लीडरशिप को होती है, लेकिन फिर बाद में आते आते फिर मुस्लिम वोट की चिंता शुरू हो जाती है। तो ये किस तरह का स्टैंड है? आखिर सॉफ्ट हिंदुत्व करना चाहते हैं या हिंदुत्व को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं है? ना। अगर आप पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को देखें या इस देश में उस स्वतंत्रता आंदोलन के या आज़ादी के बाद का पूरा दौर देखें, तो क्या आप ये बताइए कि इस देश में कमज़ोर के साथ खड़ा होना गुनाह है? अगर कोई अल्पसंख्यक है उसके साथ खड़ा होना, मैं समझता हूं कि इंसानियत की पहली शर्त है, और कांग्रेस पार्टी इंसानियत के साथ है। लेकिन बहुसंख्यक का आदर और अगर हम बहुसंख्यक हैं तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि जो कमज़ोर है उसके साथ अन्याय न होने पाए, ये देखना हमारा कर्तव्य है। और जो लोग खुद तुष्टीकरण करते, वाह हिंदू खतरे में है, वाह कब नहीं, सुनिए, जो ये सवाल जहां से आ रहा है मैं वहां से कह रहा हूं। 14, 15, 16% कौन है? मुस्लिम्स हैं। और मुस्लिम का डर किसको दिखाया जा रहा है? 85% हिंदू को, यानी 85% हिंदू को कहा जाता है कि तुम खतरे में हो। किससे? जो बेचारे 16% लोग हैं। तो सवाल ये है कि चूंकि उनको पोलराइजेशन करना है, इसलिए वो हमारे ऊपर लांछन लगाने का काम। क्यों नहीं जा रहे राहुल और प्रियंका गांधी? अयोध्या क्यों नहीं जा रहे? राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे? अरे उनके कहने से जाएंगे, हैं? हम जिसको मानते हैं जाते हैं। और आज से थोड़ी इंदिरा जी नहीं जाती थी? जाती थी। तो फिर जवाहरलाल जी नहीं जाते थे? अब क्यों रुक गए? क्यों नहीं? सब जाते हैं। अरे सोनिया जी नहीं जाती? कौन नहीं जाता? लेकिन हम आपसे परमिशन लेंगे क्या? हम आपका प्रमाण पत्र चाहिए क्या कि हमको मंदिर जाने के लिए? अरे ये लोग तो नकली हैं, हम काशी कह रहे हैं, प्रतिदिन संकट मोचन दर्शन किए हुए हैं, तो इनके सर्टिफिकेट की जरूरत है? ये है कौन? ये कभी जाके राजनीतिक लाभ के लिए तो मंदिर जा सकते हैं, लेकिन आस्था से तो कभी नहीं जाते। और वहां भी जो मंदिर बना रहे हैं उसमें चंदा चोरी कर रहे हैं, रंगे हाथ पकड़े गए। तो फिर ठीक है, आप कह रहे कि इनके कहने से तो जाएंगे नहीं, हमें जब जाना होगा, जब मंदिर जाना अरे होगा, हम जाते हैं, संस्कार में है। ठीक है, ये नकली है। शायद दिखता नहीं होगा, इसलिए वो सवाल उठाते हैं। आप कह रहे नहीं, उनके उठाने का एक राजनीतिक मकसद है, समझ रहे हैं ना? कोई भी ये धर्म जो होता है वो आदमी के व्यक्तिगत आस्था का सवाल होता है, ठीक है? अब हम दूसरे से पूछ के थोड़ी जाएंगे। ये तो अपनी मर्जी, अपनी श्रद्धा है, जब तो जिसको जाना होगा वो जाएगा। जाते ही हैं। अच्छा, ये उसका राजनीतिक लाभ लेते हैं, हम कभी राजनीतिक लाभ धर्म का नहीं लेते। ठीक है, धर्म का लाभ नहीं लेते आप, राजनीतिक लाभ। लेकिन इतने पर भी कांग्रेस का बेस कहा जाता है माइनॉरिटी को, ये तो आप मानते हैं, कहा जाता है ये, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं छिटक रहा है कांग्रेस से। आंध्र प्रदेश से कर्नाटक की बात कर लें या फिर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर लें, हर जगह ये नजर आता है। लेकिन सवाल तो ये भी कि अब तो ओवैसी जैसी शक्तियां भी कांग्रेस पर भारी पड़ रही हैं। ऐसा है कि देखिए, अब इसी आपकी बात से ही मैं कह रहा हूं कि हमने कभी उसको वोट का बेस नहीं माना है, हमने उसको एक इंसान माना है, हिंदुस्तान का एक नागरिक माना है, ठीक है ना? अगर हम उसको एक वोट का आधार मानते तो हम उसको उस तरीके से मतलब
कहते हैं वो करते, उनको लेकर इकट्ठा चलते करते हैं। या मैनेजमेंट करते या जो भी करते, लेकिन हमने उनको एक इंसान माना है। और हर एक पार्टी की दौर में ऐसा समय आता है कि कभी कमज़ोर होती है, कभी हम लोगों को समझाने में कुछ कमी हमारे रह जाती है, कुछ परिस्थितियां होती हैं, तो इसलिए। लेकिन आप ये देखिएगा कि अगला इलेक्शन कांग्रेस का होगा। सभी विधानसभा जितने अरे भी आप राज्यों देखिए के तो ये इन लोगों को इस देश में रहने की जगह मुश्किल मिलेगी, क्योंकि ये कठपुतली सरकार है। ये जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, ये उनकी कठपुतली है। लेकिन अभी आप तक जो बताइए, पावर है आप ना, बताइए हाँ। कोई हिंदुस्तान का आदमी जिसको थोड़ा भी देशभक्ति होगी, क्या इस देश के 41 रक्षा उत्पादन संस्थान को बेच सकती है? जो संस्थान हिंदुस्तान की सेना को गोला और बारूद मुहैया कराती है, उसको बेचने का काम कर रहे हैं। LIC 24 करोड़ लोगों की जिंदगी उससे जुड़ी हुई है। आज 12 लाख से ज्यादा उसके एजेंट हैं, 1.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, और वो भारत सरकार को पंचवर्षीय योजना के लिए पैसा देती है। आपको मैं बताऊं, 12 से 17 के बीच में जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें 12 लाख करोड़ रुपया LIC ने दिया। उस LIC के 25% को शेयरों को बेच रहे हैं। कमाल है। और सिर्फ 74,000 करोड़ में। और वो छोड़िए आप, LIC के बाद BPCL, यानी 26,000 करोड़ रुपया वो डिविडेंड और टैक्स के रूप में सरकार को देती है प्रति वर्ष। 15,000 से ज्यादा उसके पेट्रोल पंप हैं, 7,000 से ज्यादा उसके गैस एजेंसीज हैं, और वो आप देखिए कि तीन उसकी और एक आधे साझे में 4 रिफाइनरी है, और वो उसको आप बेच रहे हैं, और उसकी कीमत। लेकिन मोहन प्रकाश जी, कांग्रेस करेगी क्या यूपी चुनाव में? ये बड़ा सवाल लोगों के जहन में है। क्या फिर वही हालात होंगे जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ? और ये तक कहा गया कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के टिकट बांटे, तो क्या यहाँ अखिलेश यादव कांग्रेस के टिकट बांटेंगे यूपी में? ये कौन क्या कहता है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, नंबर 1, कि हिंदुस्तान के लोगों की तकलीफ के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी इंसाफ के साथ खड़ी है। आप ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी, चाहे वो हाथरस हुआ हो, चाहे वो रॉबर्ट्सगंज के पास दलितों के साथ हुआ हो, या कहीं भी हुआ हो, या उस औरत की लखीमपुर में साड़ी खींची गई हो, हर जगह प्रियंका गांधी मौजूद रही हैं और उनके दुख में तकलीफ में रही हैं। प्रियंका जी ने और राहुल जी ने लाठियां खाई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। अब सवाल ये आता है कि रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट में क्या है कि एक बार वहां पर खांचा बना हुआ है। नहीं, लेकिन चुनाव लड़ेगी प्रियंका गांधी, ये बड़े सवाल गूंज रहे क्यों हैं। लड़ेगी भाई? जनरल सियासी सेक्रेटरी गलियारों है, में। जनरल सेक्रेटरी है, क्यों चुनाव लड़ेंगी? और अगर लड़ेंगी तो उसका खबर सामने आ जाएगी। आम जैसे मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं महाराष्ट्र का इंचार्ज रहा, तो क्या मैं चुनाव लड़ता था वहां? उनकी इच्छा हो अगर लड़ने की। अब वो लोकसभा लड़ेंगी कि विधानसभा लड़ेंगी, ये उनके ऊपर है। लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने 4 साल उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ कंधे से कंधा लड़ा के लड़ाई लड़ी है, एक दिन भी दूसरा कोई पार्टी आदमी निकला है क्या? तो जब आप जनता की तकलीफ में जो दल खड़ा होता है, वो उसको लड़ने का अधिकार है, जाएगा, फैसला जो भी हो। वे मोहन जी, अभी हम ब्रेक में जाने से पहले उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। आपने प्रियंका गांधी वाड्रा का भी जिक्र किया, और बिल्कुल नजर आता है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत कर रही हैं, क्योंकि चुनाव है। लेकिन चुनाव में सर्वे जो आता है उससे पहले, उसमें कांग्रेस कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आती है। वो उसको बाहर बता रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? गुजरात की बात कर लें तो आम आदमी पार्टी वहां पर भारी पड़ती नजर आती है। तो ये क्या है, इसकी वजह क्या मानी? ये जो है सर्वे और ये सब जो है ना, ये भी भारतीय जनता पार्टी और ये जिस देश का जो पूंजीपति है, समझ रहे हैं, जो इस सरकार को चला रहा है, ठीक है, तो उनका ये सब गेम है। सवाल यह है राजनीति में क्या है कि हम आपके लिए जो हमारी नीतियां हैं, उसके लिए हम कमज़ोर आदमी के साथ, तकलीफ में जो आदमी उसके साथ, और जो ज़रूरतमंद है उसके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। अब नतीजे क्या आएंगे ये तो चुनाव के बाद मालूम। लेकिन आप लोग खड़े रहते तो फिर ये लोग क्यों नहीं आते साथ में वोट? हो, जब इलेक्शन हो, वोट हो, क्यों ना कांग्रेस को लेके आए? तो इसका मतलब मेहनत, एक बार कुएं में पानी नहीं निकले तो फिर अगले बार कुआं खोदना बंद कर दे क्या? भाई राजनीति का काम तो यह है कि अपना काम किया और जनता के बीच में गए, कभी नतीजा हमारे पक्ष में भी आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो वो राजनीति तो का एक पार्ट है कि कई बार हो सकता है कि जो हम समझाना चाहते हैं उसको बड़ा, अब जैसे इन्होंने नहीं कहा
हम 15 लाख रुपया देंगे, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम किसान की जो है आमदनी दुगनी कर देंगे, और 500 किसान मर गया दरवाजे पर और देखने नहीं जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस का काम नहीं ना है। कांग्रेस तो जो कहती है उसको करती है, बल्कि 4 अंगुल और बढ़ा के करती है। लेकिन विवाद की बात करें, आपने बहुत कोशिश की पार्टी ने पंजाब को बैलेंस करने की, लेकिन अब वहाँ अनबैलेंस होता जा रहा है। आपने कोशिश की छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी कमोबेश हालात उतने सही नहीं है। अरे भाई, और आपका प्रदेश राजस्थान, सुनिए, जहाँ जिंदा आदमी रहेगा वहाँ विचार का मतभेद भी होगा। ये कोई वो है क्या, गुलामों का थोड़ी है जिस तरह से ये अमित शाह और गुजरात में कर दिया एक ही दिन में सबको खत्म। अरे भाई, वो पार्टी बनाने में उनका भी योगदान है जिनको आपने खत्म किया है। और होता क्या है, देखिए, सवाल यह है कि मंत्रिमंडल में रहना नहीं रहना या रखना नहीं रखना अलग बात है, लेकिन इस तरह से जब आप निकाल के फेंके जाते हैं तो आप जनता में भी खत्म हो जाते हैं। तो आज इतने लोगों का सवाल यह नहीं है कि मंत्रिमंडल का आपने हटा दिया और नया ले आए, आप मालिक हैं। वो आपका जितना कंट्रीब्यूशन है हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन उन लोगों का भी है। आपका प्रदेश, तो आपका प्रदेश राजस्थान, हाँ। उसमें भी कमोबेश यही हालात हैं। अरे पावर पॉलिटिक्स चल रही है। नहीं, पावर तो जहां पावर रहेगी वहां पॉलिटिक्स क्यों नहीं होगी? अब बिना पॉलिटिक्स के पावर होता है क्या? लेकिन हमारा एक है कि एक बिंदु तय है कि इस बिंदु के बाद हाँ, जहाँ आपकी आवश्यकता है, आपकी कोई विचार है, वो आपको रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए, लेकिन जो फैसला होता है उस फैसले पर सबको चलना चाहिए। ये हमारी पार्टी का हमेशा से नीति रही है। बिल्कुल नीति रही है कांग्रेस की, और ये नजर भी आती है। लेकिन अगर राजस्थान की बात कर लें, सवाल ये उठता है कि आखिर राजस्थान में कब सुलझेगी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो विवाद अरे वो तो सब सुलझ गया है। कैसे सुलझेगी? क्योंकि 2 तरह की बातें ना, कहा जा रहा है या तो जादूगर की चलेगी या तो दिल्ली की चलेगी, और इसलिए हो नहीं पा रहे यहाँ पर कुछ आगे फैसले। दिल्ली और जादूगर दोनों एक हैं, कोई गलतफहमी नहीं रहनी फैसला चाहिए। हो जाना चाहिए और नहीं, फैसला हो चुका है, जो भी जिसका जो हक है वो सबको मिलेगा। मोहन जी, ना तारीखों पर तारीखें आ रही है, ना मंत्री घोषित हो रहे हैं, ना जिलाध्यक्ष हो रहे हैं, ना पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। मैं आपकी मानता हूं कि जो संगठन का काम है वो जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन कतिपय कारणों से हो सकता है उसमें विलंब हो, लेकिन संगठन का काम जल्दी होना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि जो राजनीतिक लोगों को नियुक्ति होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल है, वो एक तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और अगर कुछ है तो वो हाईकमान और मुख्यमंत्री के बीच का है, वो हम लोगों के बीच का नहीं। सचिन पायलट को बैलेंस किया जाना चाहिए। सचिन पायलट पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उनको तो हम समझते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उपयोग उनका है, और हर जगह आप देखें कि स्टार प्रचारक बना के हम पार्टी भेजती है, तो इसलिए उनका वो पार्टी के सम्मानित नेता हैं और सम्मानित नेता रहेंगे। राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते, ऐसी बात है। ये उनका और हाईकमान के बीच का मामला हो सकता है, लेकिन जहां तक केंद्रीय पार्टी का सवाल है, राज्य पार्टी का सवाल है, उनके सम्मान में, उनके मान में कभी मैं नहीं समझता हूं कि कोई कमी आएगी। कांग्रेस के G23 का आधार क्या है? कपिल सिब्बल के भोज का अर्थ क्या है? बहुत सारी चीजें हैं जो। अरे भाई, अब हम अपने जन्मदिन पर अपने मित्रों को खाने पर भी ना बुलाएं। बस यही मतलब है, और यही भोज मतलब यही, और कोई नहीं। G23 का आधार क्या है? अभी कुछ है G23 का आधार? नहीं, देखिए, उन लोगों ने, जिन लोगों ने, वो तो G23 नाम जो है ये तो हमारे जो प्रबुद्ध मीडिया है उसका देन है, लेकिन वो लोग, जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और मैं तो यही मान के चलता हूं कि उन्होंने, हो सकता है कि अच्छी नीयत से लिखा हो, लेकिन उसको रंग दिया गया कि G23, और उसमें अधिकांश लोग तो पार्टी में मजबूती से काम कर ही रहे हैं, और मैं समझता हूं कि वो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं और पार्टी को आगे भी मजबूत करने के लिए और मजबूती से काम करें। मोहन प्रकाश जी, अभी G23 को लेकर आपने कहा मीडिया ने इसका नाम दिया है, भोज पे, बर्थडे पे कोई भी जा सकता है, तो ये सब, इसके कोई अर्थ नहीं निकालने चाहिए। लेकिन क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर भी बीजेपी की एक बी टीम है जो चुनाव के वक्त ऐसे उल जुलूल बयान देकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है और परिणाम होता है पराजय? नहीं, उनको मैं ऐसे नहीं मानता कि वो बीजेपी की भी टीम है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ बोलने की ज़्यादा स्वतंत्रता शुरू से है, तो उसमें वो बोल जाते हैं और उसको लपक लेते हैं। ये टाइमिंग की बात, टाइमिंग उसको लपक लेते हैं। ये किस तरह की गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं,
तो हमने तो कभी नहीं कहा। बयान वीरों पर लगाम नहीं लगा सकते आप? नहीं, कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं, उस मैंने आपको बताया ना, लपक लेते, उससे बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें या कहिए कि नहीं बोलने वाली चीज़ों को वो लोग बोलते हैं, लेकिन अपना ये स्वभाव नहीं कि उसको लपक लिया और उसी को फिर इलेक्शन का वो बनाने का काम करें। नहीं तो हमारे यहाँ आम तौर पर अगर आप देखेंगे तो 99.9% जो है लोग संस्कार युक्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं और व्यवहार भी करते हैं, और यही कारण था कि कांग्रेस आज भी अपने विरोधियों का भी सम्मान करती है। इसलिए आप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की कभी भी अपने किए कामों का जिक्र नहीं करते, अगर वो बातें करते हैं तो सिर्फ नेहरू की करते हैं, इंदिरा गांधी की करते हैं, राजीव गांधी की करते हैं और सिर्फ कांग्रेस को ही आधार बनाते हैं। नहीं नहीं, उनके पास करने को कुछ है नहीं, उनका जो अतीत है वो है ही नहीं। उनका अतीत गद्दारी का है, मुखबरी का है। उनकी धारा जो थी, उन्होंने कभी भी इस देश की आज़ादी की लड़ाई में उनकी धारा ने नहीं लड़ी। देश में कुछ किया हो ये कहने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। इस देश के अंदर जितनी संपत्ति है उसको बेचने का काम कर रहे हैं। आप देखिए रिजर्व बैंक, हमने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन कभी भी रिजर्व बैंक का रिजर्व मनी नहीं लिया। हमने पोलियो हो, हैजा है, चेचक है, मलेरिया है, कितने टीकाकरण हुए, लेकिन क्या कभी ये कहा कि हम मुफ्त में दे रहे हैं? तो ये सवाल है असली, कि ये संस्कार का सवाल है कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप जो है हमारे ही लीडर को अगर इस देश में नेहरू को गाली दी जाएगी, इसका मतलब आप लोकतंत्र को गाली दे रहे हैं। वो तो सावरकर को भी अब महिमा मंडित कर रहे हैं। वो करे भाई, कह रहे सावरकर क्यों, गोडसे को मंदिर लगाया जा रहा है, मेरठ में हुआ, ग्वालियर में हुआ। तो सवाल यह है कि अब आप कह के बच सकते हैं कि नहीं साहब भाजपा ने नहीं किया, तो फिर उनको महिमा मंडित को क्यों करते हैं भाई? और इसी वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस बात में लगी है कि जो इस देश के सम्मानित लोग थे, कि आपका सम्मान नहीं है आज़ादी की लड़ाई के चलते, तो जो लड़ाई में हीरो थे उनके सम्मान को खत्म कर दो कि नई पीढ़ी फिर नहीं जानेगी कि क्या हुआ था। इसलिए राहुल गांधी चूंकि गरीबों के साथ खड़ा है, आज अगर अंबानी और अडानी के साथ खड़ा हो तो राहुल गांधी की तारीफ ये सारे चैनल करेंगे, लेकिन चूंकि आज वो गरीबों की राजनीति कर रहा है इसलिए उस पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। आप बनारस की छात्र राजनीति से निकलकर देश के क्षितिज पर छा गए। आपने लोकदल, जनता दल, तमाम पार्टियों को आपने बहुत करीब से देखा और लालू, नीतीश, तमाम बड़े दिग्गजों के साथ काम किया। क्या आपकी भूमिका को और आपके अनुभव को कांग्रेस का आलाकमान उस तरीके से ले रहा है? आपके अनुभव और आपका जो पूरा एक सुझाव, उन पर क्या विचार हो रहा है? आपके संबंधों को कितना तवज्जो मिल रहा है? मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है, सोनिया जी हों, राहुल जी हों या जो भी प्रमुख नेता हैं, उन्होंने हमेशा मेरे विचार का, मेरे जो प्रस्ताव का हमेशा मतलब सम्मान किया है। और आप देखिए कि मुझे किस तरीके से महाराष्ट्र का इंचार्ज रखा, गुजरात का रखा, जम्मू कश्मीर का रखा, मध्य प्रदेश का रखा है, और उनकी तरफ से बराबर मेरे लिए जो हो सकता है उन्होंने किया है। और मैं भी, क्योंकि हम तो होल टाइमर राजनीति करते हैं, यानी हम तो विद्यार्थी जीवन से ही पूर्णकालिक राजनीतिक कार्य करता है, तो अगर काम नहीं हो तो हमको बेचैनी हो जाती है। तो इसलिए हमारा तो काम है ये करना। आप फक्कड़ राजनीति करते हैं और आजकल के नेता आपने देखा होगा किस तरह के, तो उनमें फर्क नजर नहीं आता आपको? या कई बार आप अपने अतीत पर सोचते होंगे, वर्तमान पर सोचते होंगे? हमने जब शुरू किया तो सभी फक्कड़ हुआ करते थे। अब ये तो बाद में बदलाव आया। चेले भी फक्कड़ नहीं है? नहीं, ओहो, मैं आपसे, चेला तो खैर राजनीति में कोई नहीं होता, लेकिन यह देखिए कि किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हो जिनको कि ना हमने निकाला हो, बड़ा आगे बढ़ाया हो, क्योंकि हम युवा लोकदल के, युवा जनता के भी और पूरे वर्षों तक अध्यक्ष रहे, तो जितने भी यूथ के लोग रहे, गरीब गुरबा के लड़के रहे, गांव के रहे, उन सबको आगे बढ़ाने का काम किया। तो राजनीति में यही है, और क्या है? अगर आप जिसमें टैलेंट है उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी लड़ाई कमज़ोर होती है। अब आप जाना है, आपको 2 घंटे में पहुंचना है और आप पैसेंजर पकड़ेंगे तो पहुंच पाएंगे। तो अगर आपको जल्दी चलना है, चीज़ों तक लोगों को पहुंचाना है, तो टैलेंटेड लोगों को पकड़ना ही पड़ेगा। बहुत ही सकारात्मक और सारगर्भित मुद्दों पर मोहन प्रकाश जी से चर्चा हुई, और ये कहा जा सकता है कि वाकई में इनकी बातचीत के बाद ये लगता है कि क्यों ये कांग्रेस पार्टी के
थिंक टैंक कहे जाते हैं, क्यों ये कांग्रेस पार्टी के फेस कहे जाते हैं, उन तमाम बीजेपी के आरोपों को लेकर जब ये जवाब देते हैं तो ये पूरी तरह झलकता है। हम विदा लेते हैं श्वेता मिश्रा के साथ, फिर आपके सामने किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।